वेलकम टू होमी विजन। ये सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। इस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, डीआरडीओ, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। इस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स, मेजरमेंट सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर में क्या होता है कि RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, और एक चीज और बताया था, ये तो सही बताया था, एक चीज और बताया था, पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर में क्या होता है कि आपका पीक वैल्यू, इसके नीचे मैंने वहां पे बोल दिया था एवरेज वैल्यू, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, RMS वैल्यू। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पेपर में गलत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ कि लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने यहाँ पे RMS की जगह एवरेज वैल्यू बोल दिया था, तो वहाँ पे एवरेज वैल्यू ना होकर RMS वैल्यू होगी। देखिए, फॉर्म फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको फॉर्म फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर्म फैक्टर क्या है, हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल है अगर, तो उसका फॉर्म फैक्टर जो आता है वो 1.11 आता है। ठीक है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि 1.11 कैसे आता है। ठीक है, ये 1.11 आता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसी साइनोसाइडल सिग्नल को, या हमारे यहाँ जो एसी आती है वो साइनोसाइडल के फॉर्म में होती है, उसको जब हम किसी वायर में भेजेंगे तो वो 1.11 के टर्म में होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो भी सिग्नल होता है, देखिए 11 केवीए का, या 12 11 केवीए, या 33 66, इसी तरह इसके मल्टीपल में होता है 1.11 के। इसीलिए हमें फॉर्म फैक्टर निकालना जरूरी होता है कि हम किस रूप में सिग्नल को ट्रांसमिट करें कि हमारा लॉसेस सबसे कम हो। ठीक है, मेन चीज हमारा ये बताना था कि पीक फैक्टर का जो आपका लास्ट वीडियो में गलत हो गया था उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 4 इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रे कोड एज विच वन ऑफ दी फॉलोइंग। देखिए, हमारा 2 और 4 जो दिया है वो हमारा बेस 8 में दिया है। बेस 8 मतलब ऑक्टल में दिया हुआ है। बेस 8 को हम ऑक्टल कहते हैं। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ईच डिजिट को हम 3 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब 2 और 4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले ये लिख लिए 2, ये लिख लिए 4, तो देखिए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 डिजिट की बाइनरी में। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 4, तो देखिए इसके नीचे हम 0 लिख दिए, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया, इसके नीचे भी हमने 0 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें 2 चाहिए था, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0। इसी तरह हमें जब 4 चाहिए होगा तो हम 4 के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 2 4, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसमें, बाइनरी में। ये बाइनरी में है, आप ग्रे में मत समझ लीजिएगा, अभी ग्रे में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा मेन बाइनरी क्या है, 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब इसको ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये 6 बिट है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम B6 B5 B4 B3 B2, ये B1। ठीक है, इसको ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहली बिट MSB को, ये है हमारी MSB, MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये छोटी लास्ट वाली जो है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, हम सबसे बड़ी वाली बिट या MSB को एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद इस वाली बिट को बगल वाली बिट के साथ XOR करते हैं। XOR करने के लिए क्या है, देखिए 0 XOR, अगर हम 0 का 0 से करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, और जब 1 का XOR करते हैं 1 से तब भी 0 आता है, और 1 का XOR अगर हम 0 से करेंगे तो 1 आएगा, या 0 का XOR अगर हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट गेट है। अगर अपोजिट अपोजिट मतलब कि दोनों अलग रहेंगे तब हमारा 1 आएगा, अगर सेम रहेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, चलिए कैसे आगे बताता हूँ आपको। देखिए 0 के नीचे 0 लिख लिए, अब 0 और 1 का XOR करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। 1 और 0 का XOR करेंगे तो क्या आएगा, 1। इस वाले 1, इस वाले 0 और इस वाले 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1। नेक्स्ट का करेंगे तो फिर से 1। अब यहाँ पे देखिए 0 और 0 का XOR करेंगे तो क्या आएगा, 0। देखिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वो आया है 6 बिट में, लेकिन इन्होंने जो आंसर दे रखा है यहाँ पे सभी ऑप्शन A B C D, कोई भी ऑप्शन दे रखा है ये 5 बिट में दे रखा है, तो MSB को इन्होंने छोड़ दिया है। तो MSB को हटा के हम बाकी आंसर देखिए मैच करा लेंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 4 बिट BCD यानी DCBA फॉर न्यूमेरिकल 9 कैन बी डिकोडेड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय द लॉजिक ऑपरेशन। देखिए हमें अगर 9 लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ये 1 2
8। तो 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, जो चाहिए उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, इसके नीचे 1 लिखिए। देखिए 8 और 1 9 हो गया, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। आप पेपर में इस तरह लिखेंगे तो बड़ी जल्दी से आपका मतलब हेक्साडेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप दूसरा मेथड यूज करेंगे तब भी कन्वर्ट हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। पेपर में इस तरह सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए जिसके नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर वही 0 रहता है तो उसको हम बार लिख के शो करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A, B बार, C बार, D। ये है आपका A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है। तो ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है ये है 1 0 0 1 1 0 इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू। देखिए आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 46, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 46, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26, एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो दो दो दिए हुए हैं, कोई दो ही सही है 4 में से। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो पहला क्या है, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो जिसके ऊपर 1 है उसी को हम लिख लेंगे। देखिए 32 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, तो हमने लिख लिया। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या होगा, 4 2 टोटल 6, 6 + 2 8, 8 ये हो गया, ये 3। ये ऑप्शन दिया है हेक्साडेसिमल में नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब जिसमें पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। देखिए ये पहला ऑप्शन एक में है, ए में है और सी में है, तो ए और सी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे दूसरे को। देखिए ऑक्टल में क्या करते हैं कि मैंने बताया था आपको 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, 3 3 का पेयर बना रहे हैं, 1 0 0 1 1 0। एक पेयर ये हो गया 3 का, एक पेयर ये हो गया। हमेशा पेयर इधर से लेफ्ट साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, इधर से पेयर मत बनाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 4, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए ये 1 2 4 यानी 4 2 6 6, इसका टोटल क्या आया आपका 46 बेस 8, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए भी वही लिखेंगे, देखिए 1 0 0 1 1 0। अब इसमें 4 4 का पेयर बनाते हैं हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल में 3 3 का पेयर, हेक्साडेसिमल में 4 4 का पेयर। यहाँ पे नहीं है तो 2 0 हम अपने से आगे बढ़ाएंगे। हमेशा जो 0 बढ़ाने हैं वो लेफ्ट साइड में बढ़ाना है, राइट साइड में नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये एक पेयर बन गया। देखिए यहाँ 1 2, ये 1 2 4 8, यहाँ पे भी 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है, इसके नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया 2 6 इसमें हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल को H से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 जिसमें सही हो वही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 किसमें सही है, बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ASCII इज एन इनपुट कोड, इट इज अ 2 बिट कोड, ठीक है, इट इज अ 4 बिट कोड, इट इज अ 7 बिट कोड, इट इज एन 8 बिट कोड, ठीक है। तो ये हमारा 7 बिट कोड होता है। और पूरा नाम जो होता है ASCII कोड का, ये भी पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ASCII कोड का पूरा नाम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बाइनरी कोडेड पेनेटरी बीसीपी। इसी पूरे बाइनरी कोडेड पेनेटरी को इसने बीसीपी बोल दिया है। नंबर सिस्टम इज प्रपोज्ड इन विच एवरी डिजिट ऑफ बेस 5 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग 3 बिट। हमने देखिए आपको बताया था कि ऑक्टल जो होगा हमारे पास, ऑक्टल को हम क्या करते हैं कि 3 बिट में प्रेजेंट करते हैं ना, 1 2 3 3 बिट में प्रेजेंट करते हैं ऑक्टल को। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जिसका बेस 5 है, यानी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इसको भी हम 3 बिट में प्रेजेंट करेंगे, ओके। इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग 3 बिट कोड। फॉर एग्जांपल द बेस 5 नंबर 2 4 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स बीसीपी 0 1 0 1 1 0। देखिए इसने 2 और 4 को कैसे लिखा हुआ है, 0 1 0 और क्या है 1 0 0। देखिए यहाँ पे ये 1 2 4, ये 1 2 4, तो यहाँ पे ये 2 आया है क्योंकि इसके ऊपर 1 है, यहाँ पे 4 आया है क्योंकि इसके ऊपर 1 है, ठीक है। अभी सीधा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इन दिस नंबरिंग सिस्टम द बीसीपी कोड 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग नंबर इन बेस 5 सिस्टम।
क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट है बहुत इजी, इसीलिए बड़े क्वेश्चन हो तो उसे एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसमें हम तीन तीन का पेयर बना देंगे। देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब जो है उसको लिख देते हैं सीधा। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4। कैसे, देखिए यहाँ पे एक बता देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 4, तो यहाँ पे ये 1 है तो इसलिए हम इसको लिख लिए। यहाँ वाले पे देखिए 1 2, 2 और 1 दोनों के नीचे तो इसको 3 लिख लिए। यहाँ पे 1 2 4, ये 2 वाले के नीचे तो हमने 2 लिख लिया, और 4 के नीचे देखिए यहाँ पे 1 2 4, तो इसके नीचे 4 लिख लिया, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही है, 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस में है, ये क्वेश्चन ऑप्शन डी में है, ठीक है, ये सही है। देखिए गेट 2006 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आपको इसको लगाना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप अगर इसको लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 2.3 बेस 4 में है और 1.2 बेस 4 में है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, बेस 4 में। तो कैसे हम करेंगे, देखिए जैसे कि हमारे पास 0,1 है, ये बेस कितना है इसका 2 है, और इसका बेस 2 है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 0 और एक 1 आया लेकिन इसमें 2 नहीं आया है। इसी तरह जो हमारे पास एक नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक आता है, ये किस में है, ये हमारा ऑक्टल में। ऑक्टल में यानी इसका बेस कितना है 8, इसका बेस 8 है, ठीक है। देखिए नंबर कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है लेकिन आ कितना रहा है 0 2 7। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है बेस 4 है, अगर हमारे पास 0 1 2 3 इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि बेस हमारे पास 4 है, ठीक है, बेस हमारे पास 4 है। चलिए ऐड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2.3 1.2, ठीक है। अगर 3 + 2 हम करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 को अगर हम भाग देंगे किससे 4 से, देखिए ये तो बहुत इजी है, मुझे डायरेक्टली आ रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पेपर में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बेस 4 दिया है वहाँ पे आपको कुछ भी बेस दे सकता है, 7 8 9 3 कुछ भी बेस दे सकता है। तो इसलिए 4 का पढ़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 1 कम 4 एक बार गया, शेष कितना बचा 1, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 4 एक भी बार नहीं जाएगा ना, तो इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं 1 और इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आया 1 यहाँ पे आ गया और 1 हासिल चला गया इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 2 और एक 3 और एक ये वाला 4 4। अब 4 को क्या लिखते हैं, 4 को देखिए, 4 को अगर हम भाग देंगे तो 4 1 कम 4, शेष क्या बचा 0, कुछ भी नहीं बचा। इस वाले को भी हम यहाँ पे ला लेंगे, ठीक है। 4 से अब 0 बार जाएगा ना, तो 1 आ गया। अब इधर से लिखेंगे, देखिए 1 0, तो हमने लिख दिया 1 0, दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक पे लगा दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है क्या, 10.1, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर कन्वर्टिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इनटू एक्सट्रिंसिक वंस द लेवल ऑफ डोपिंग रिक्वायर्ड इज अबाउट। देखिए हमारे पास जो लो लेवल की डोपिंग होती है उसमें क्या होता है 1 × 10⁻11। इसका मतलब ये है कि एक एटम जो होगा वो हमारा बाहर से मिलाएंगे, हम एक एटम की डोपिंग करेंगे किसमें, प्योर कितना होगा हमारे पास, प्योर 10⁸ होगा, और ये हमारा एक्सटर्नली हम मिलाएंगे इसको 1 को। मीडियम लेवल की डोपिंग में क्या होता है, मीडियम में 1 × 10⁶ टू 10⁸, ठीक है। ये है इसकी रेंज मीडियम डोपिंग करने के लिए। और हाई लेवल की अगर हमें डोपिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा 1 × 10⁻3। तो इसमें क्या बोला है, अगर एक बात और, जब हम लो लेवल की डोपिंग करते हैं ना तो वो हमारा इंट्रिंसिक ही रह जाता है, वो एक्सट्रिंसिक नहीं बन पाता है, बस उसमें थोड़ा कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है बट वो इंट्रिंसिक ही रहता है। तो मिनिमम हमें जो डोपिंग चाहिए वो 10⁶ या 10⁸ इतनी चाहिए ही चाहिए। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, 10⁻2 10⁻4 10⁸ 10⁻16, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां, द एनर्जी गैप इज मच मोर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम बिकॉज इट हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट हैज़ हाई एटॉमिक मास नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है। इट्स क्रिस्टल हैज़ मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड,
नेक्स्ट देखते हैं, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए हमारे पास एक एटम है सिलिकॉन, इसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर है 14, और एक है जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 32। देखिए इसका जो हमारे पास कन्फिग्रेशन आता है वो आता है 2 8 4। इसका कन्फिग्रेशन क्या आता है 2 8 18 और 4। तो देखिए इसमें टोटल 4 सेल हैं, इसमें टोटल 3 सेल हैं, तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बाउंड बंधा होता है, टाइटली बंधा होता है, इसलिए इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कंपेयर टू जर्मेनियम, क्योंकि क्योंकि इसके सेल देखिए 4 हैं, एक ये है, एक 2 3 एक 4, ये है हमारा किसका, जर्मेनियम का। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बस थोड़ा सा एनर्जी हमने दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर तुरंत। ठीक है, जबकि सिलिकॉन में क्या है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू जर्मेनियम, बाकी दोनों का है आसपास ही। ठीक है, देखिए दोनों का मैं आपको बता देता हूँ कि जो 0 केल्विन पे या 300 केल्विन पे आपको एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो जर्मेनियम में जो आपको देनी है वो देनी है 0 केल्विन पे 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही सिलिकॉन के लिए जो आपको एनर्जी देनी है वो देनी है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर 300 केल्विन पे है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 0 केल्विन पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, 300 केल्विन पे कम एनर्जी देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी काम कर रहा है एनर्जी देने का। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या आता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए एनर्जी हमारी कम लग रही है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, लो एनर्जी के लिए उसकी यूनिट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है ये डी, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में कौन सा गलत है। नो इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई स्टेट इन द फॉरबिडन गैप, कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले बात हमारे पास ये क्या है, एक ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, एक और है हमारे पास ये वैलेंस बैंड, इसके बीच का जो गैप होता है यही होता है हमारा एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ठीक कहते हैं, द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन एट 0 केल्विन इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सही है ना, 0 केल्विन पे अभी आपको बताया 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और पहला ऑप्शन क्या है, नो इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई स्टेट इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इसमें होगा या इसमें होगा, बीच में तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यही कह रहा है पहला वाला, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, नोवा का ये ऑप्शन क्या है, सी, डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ए न्यू एनर्जी बॉन्ड। नहीं नहीं, ये ऑप्शन सही है ना, डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ न्यू एनर्जी बैंड। ठीक है, ये भी सही है, न्यू एनर्जी बैंड बनाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल इन फॉरबिडन गैप। नहीं नहीं, इस फॉरबिडन गैप में कोई भी एनर्जी लेवल नहीं क्रिएट होता है, बस ये बॉन्ड आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नया एनर्जी लेवल नहीं क्रिएट होता है। तो इसका सही ऑप्शन सही कौन सा है, ये डी, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है इनसे इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मेनियम एटम कॉन्टेन्स 4 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। देखिए यही है 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। देखिए डायमंड हमारा सेमीकंडक्टर नहीं है, आर्सेनिक, फास्फोरस और गैलियम आर्सेनाइड, तो ये है हमारा गैलियम आर्सेनाइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज दैट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, तो ये आपका सेम ग्रुप का है ये तीनों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन एन एटम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा 13 वाले का क्या सही है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी कोष में पहली बात तो 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा हमारा बाह्यतम कोष का ऑर्बिट, यानी ये वाला लास्ट वाला, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, यही हमारा ऑक्टेट रूल कहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, n is the number of the cell, the maximum number of electron in the cell can be, अभी आपको बताया था 2n स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिए, पेपर में आता है रैंडमली, ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है सेमीकंडक्टर। जब आपको केवल सेमीकंडक्टर कहे, जब आपको केवल सेमीकंडक्टर कहे तो आप प्योर समझिए। अगर वो प्योर नहीं कहेगा तो आपको बोलेगा कि हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसका कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा। और अगर नहीं बोलता है तब आप उसको प्योर समझिए। केवल सेमीकंडक्टर बोले तो इसका मतलब है प्योर। तो प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव। अगर वो आपको एक्सट्रिंसिक बोल देता है कि एक्सट्रिंसिक है हमारे पास एक, तो उसमें आपको फिर वो और आगे ऑप्शन देगा कि एक्सट्रिंसिक में आपके पास क्या है, सिंसिटर है कि थर्मिस्टर है। ठीक है, थर्मिस्टर भी दो तरह के आते हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सेंसिटर भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो आगे वो बोलेगा आपको कि क्या चाहिए आपको। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे सेमीकंडक्टर है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है उसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी, और कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। देखिए हमें जो हम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें क्या होगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए और डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। इसका मतलब है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। कंट्रोलिंग टॉर्क जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो किससे होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिकली, थर्मली, बाई यूजिंग हेयर स्प्रिंग, बाई फ्लूइड फ्रिक्शन। नहीं नहीं, हम बाई यूजिंग हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होती है। लाइट वेट इसलिए क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का वेट ना बढ़े। इंस्ट्रूमेंट का अगर वेट बढ़ेगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट भारी होगा, और जो वो मूविंग पार्ट होता है उसमें, वो मूविंग पार्ट का अगर वेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि हमें करंट ज़्यादा फ्लो करानी पड़ेगी उसमें डिफ्लेक्शन लाने के लिए। इसीलिए हम बहुत लाइट स्प्रिंग बनाते हैं जिससे कि वो उसका वेट भी ना इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैम्पिंग टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई एडी करेंट्स, ग्रेविटी कंट्रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिकली, थर्मली। तो इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ग्रेविटी कंट्रोल के लिए हम डैम्पिंग के लिए यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिकली का हम डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। थर्मली का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑप्शन तो वो कुछ भी दे सकते हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क हम मोस्टली एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अदर जो अवेलेबल है। देखिए डैम्पिंग टॉर्क का मतलब क्या है कि जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डंप होना है, जैसे यहाँ से जीरो से उसने रीड करना शुरू किया और 2 एम्स पे उसको डंप होना है, तो क्या करता है, यहाँ 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 ऑक्सीलेट करता रहता है। इसीलिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं कि वो डंप कर जाए, इसी पे रुक जाए, नहीं तो हमें देखने में टाइम लगेगा इंस्ट्रूमेंट का जो फाइनल आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज यूज्ड इन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट किस में यूज करते हैं? आमीटर में, वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में, एनर्जी मीटर में। तो इसका सही ऑप्शन है वोल्ट मीटर में। हाई वोल्टेज जब हमें मेजर करना होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट इज यूज्ड। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ वाट मीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इसको हम मैग्नेटिकली इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वोल्ट मीटर, आम मीटर या वाट मीटर तीनों में यूज करते हैं। केमिकल इफेक्ट इज यूज फॉर द ऑपरेशन ऑफ एम्पियर आवर मीटर। देखिए केमिकल इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक बार एक सैंपल लेके समझाता हूँ। देखिए जो हमारे पास घर में फ्लो होता है, ये हमारे पास वाटर लाइन है, वाटर लाइन है, यहाँ पे एक वाटर मीटर लगा देते हैं, जिससे कि हमारे पास जो फ्लो आएगा इसमें से जो जाने वाला फ्लो है, कितनी देर तक फ्लो गया, उनको पता होता है कि इसमें से कितना लीटर पर मिनट या पर सेकेंड जा रहा है। तो उससे वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके यहाँ कितने लीटर पानी गया कुल, उसके अकॉर्डिंग हमारा पानी का रेट आता है, मतलब बिजली का सॉरी पानी का बिल आता है। ठीक है, वही इफेक्ट हम यूज करते हैं एम्पियर आवर मीटर में। एम्पियर आवर मीटर में क्या होता है कि वायर होता है, एक जगह पे हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके हम ये निकालते हैं कि टोटल हमारे यहाँ एनर्जी कितनी आई, जिससे कि हम बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्प्रिंग कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क
spring controlling instrument, controlling torque can be adjusted easily, cannot be adjusted easily, remaining same, varies with load। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड इजीली, ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोलिंग मेथड इज जनरली यूज, रेयरली यूज, ऑलवेज यूज, नेवर यूज। तो इसका सही ऑप्शन है ये ए, जनरली यूज। हम स्प्रिंग कंट्रोल का यूज जनरली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इज, हम स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। इट इज सब्जेक्टेड टू फैटिग्यू। फैटिग्यू मतलब क्या होता है कि थकावट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसे ये है एक स्प्रिंग, कंटिन्यूस में हमने एक वेट लगा के रख दिया है, तो क्या होगा कि क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा कि एक थकावट आ जाएगी। फिर क्या होगा कि ये स्प्रिंग इतनी ही लंबी रहेगी, फिर छोटी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है तो ये नहीं होगा। ये एडवांटेज नहीं, ये डिसएडवांटेज है उसका, ठीक है। द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड ईजिली, ठीक है। बीइंग द स्प्रिंग लाइट इन वेट देयर इज नो इंक्रीज इन वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम, ये ठीक है। दैट राइज ऑफ टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ये सी, ठीक है। द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड ईजिली बीइंग द स्प्रिंग लाइट इन वेट देयर इज नो इंक्रीज इन वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम। देखिए अगर मूविंग सिस्टम का वेट हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो हमें जो करंट फ्लो होगी, मैंने आपको पीछे बता दिया, जो करंट फ्लो होगी उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा करंट चाहिए पार्ट को मूव कराने के लिए, इसीलिए हम सारा उसको लाइट वेट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इज दैट इट इज कॉस्टली, नहीं। नॉट वेरी सिंपल मेथड, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉट सब्जेक्टेड टू फैटिग्यू, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास कोई ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है, हमने उसको ऐसे करके एक ग्रेविटी के थ्रू लटका दिया है, ठीक है, mg। अब ये कभी थकावट आएगी, इसमें नहीं आएगी, और ये कभी मतलब थकावट महसूस नहीं करेगा, तो इसीलिए यही हमारा इसका सबसे ज़्यादा फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मच अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।